Good morning, everybody. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बेटा। आप सबसे कह दी हुई क्विज खत्म हो गई है, आ जाएं। यस सर। हाँ, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो डीप लर्निंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग का आरएनएन हो गया था जब हम लोग आरएनएन कर रहे थे। हो गया था। कहाँ तक हुआ था ये हम लोगों ने कर लिया था। अगली साइड दिखाइए सर। एक सेकेंड बेटा, इसके बाद वाली दिखाइए। ये इसके बाद वाली है। फिलहाल मैं ये आपको समझा देता हूं, अगर मान लीजिए हम लोग भूल भी गए हो तो बिल्कुल याद रहना चाहिए। फिर से समझा दीजिए। फिर से बता दूं? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर एक मेमोरी होती है जो रिमेंबर करती है सारी इंफॉर्मेशन को जो अभी तक कैलकुलेट की गई है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपकी ऐड होती रहती है और बेटर रिजल्ट को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिजल्ट बेटर कैसे होगा? अगर मोर इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होती है किसी भी चीज की, तो हम उसके ऊपर ज्यादा सटीक डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, जिसे कहा जाता है इन डेप्थ एनालिसिस। जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो हमको पता लगता है कि भाई किस चीज को किस तरीके से वर्कआउट करना है। पता लगता है कि नहीं लगता है? है बेटा? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डेटा, जितना ज्यादा डेटा हमारे पास होगा उतना अच्छा हम वर्कआउट कर पाएंगे। तो यहां पर मेमोरी क्या कर रही है, उस डेटा को स्टोर करती जा रही है। और जब डेटा हमारा स्टोर होता जा रहा है तो हम डेटा बेटर पे बेटर रिजल्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए होता क्या है, अगर इसकी वर्किंग समझें तो बहुत ही सिंपल है। इसको समझाने के बाद हम आपको न्यूरल नेटवर्क की भी वर्किंग समझाएंगे, एक हल्का सा किस तरीके से होता है। सपोज वी हैव अ डीपर नेटवर्क। डीपर नेटवर्क का मतलब क्या? एक ऐसा नेटवर्क जहां पर एनालिसिस हम बहुत डीपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें एक इनपुट लेयर है
3 हिडन लेयर्स हैं। हिडन लेयर्स वो होती हैं जो इन पर आप बेस करके डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा एक आपकी आउटपुट लेयर होगी। देन लाइक अदर न्यूरल नेटवर्क, each hidden layer will have its own set of weight and biases. अब biases का मतलब ये होता है कि जब किसी भी सिचुएशन में हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे अपने जो हैं कुछ रूल्स होते हैं जिन पर हम वो डिसीजन बेस करके लेते हैं। सिमिलर सिचुएशन में आपने देखा होगा दो लोग सेम तरीके से नहीं सोचते, तो ये जो अलग अलग तरीके से सोचने के लिए उनको बाध्य कर रहा है, जो उनको फोर्स कर रहा है, वो क्या है? वो है बायस। वेट हमारा क्या हो गया कि हम इस डिसीजन को क्यों लेना चाहते हैं। बायस का मतलब क्या हो गया कि हमारी अपनी थिंकिंग क्या है, क्यों हम इस डिसीजन को लेने जा रहे हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटी क्या है। क्लियर है बेटा? Let's say for hidden layer 1 the weight and biases are W1 and B1, and W2 B2 are for the second layer, and W3 B3 are for the third layer. This means that each of these layers are independent of each other. They do not memorize the previous output. यानी जो भी आपके डिसीजन होंगे वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। दे विल टेक देयर डिसीजन सेपरेटली। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपकी बेसिकली चल रही है जब हम बात करते हैं आरएन की। यानी यहां पर मल्टीपल नेटवर्क लेयर्स हैं और सारी लेयर्स आपस में एक दूसरे का आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है इतनी बात मेरी? यस सर। इतनी बात? यस सर। अब अगर हम आगे बढ़े तो एक डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। ये डायग्राम में अगर आप देखिए तो एक इनपुट आया, उसके बाद एक उस इनपुट पे क्या डिसीजन लेना है उस पे हमने एक वेट लगाया, और फिर हमने दूसरा स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से, मतलब दूसरे थॉट के हिसाब से उसको चेक किया कि हम और क्या कर सकते हैं। अब पहले और दूसरे के में कोई भी आपका आउटपुट या फीडबैक जो है स्टोर नहीं किया जा रहा है। ये नहीं है कि जो दूसरा आप लेयर यूज कर रही है वो पहले लेयर का आउटपुट यूज कर रही है, पहले लेयर का रिजल्ट यूज कर रही है। जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक समय सोचते होंगे कॉलेज आना चाहिए, है ना, और फिर जैसे ही नोटिस आ गई कि अब आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो क्या कहते हैं ऑफलाइन मोड में होगा, तो आधे लोग परेशान हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। क्योंकि आप में भले ही ना हो, आपके सीनियर्स लोग परेशान हो गए। उनको लग रहा था कि ऑनलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन होने से फायदा क्या होता है कि आप इधर उधर से जो है कहीं से भी आंसर्स को, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी करते हैं, पर मैक्सिमम लोग कट कॉपी पेस्ट करके कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा हो सकता है। तो उनकी एक थिंकिंग दूसरी थिंकिंग के ऊपर कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन दे रही है।
हम चाहते हैं कि कॉलेज हम रेगुलर आए, लेकिन हम चाहते हैं एग्जाम हमारे ऑनलाइन मोड में हो। तो यहाँ पे हमारी एक समय हमने क्या सोचा, दूसरे समय हमने क्या सोचा, और अगर देखें कि इतना ही डर अगर हम लोग को कोरोना का है, तो क्या वी आर ऑल फॉलोइंग द गाइडलाइंस? अगर देखें तो हम में से आधे लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मास्क नहीं लगाए हूँ। अब आपका ये स्क्रीन से थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी का भाषण सुनते हैं तो देखते होंगे वो मास्क लगा के आपको भाषण देते हैं। या अगर हम ही आपको नहीं शो करेंगे किस तरह से काम करना है, तो आपको क्या मालूम किस तरह से करना है? आप भी उसी तरह से काम करोगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो हमारी थिंकिंग एक ही इनपुट पे अलग अलग ऑल्टर हो रही है कि नहीं हो रही है? जबकि अगर आरएनएन की बात करते हैं, तो आरएनएन क्या कैसे काम करेगा? आरएनएन कन्वर्ट करेगा सारे इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन को डिपेंडेंट एक्टिवेशन पे, by providing the same weight and biases to all the layer, thus reducing the complexity of increasing parameter and memorizing each previous output by giving each output as input to the next hidden layer. इसमें क्या होता है? इसमें एपिसोडिक थिंकिंग होती है। एपिसोडिक थिंकिंग का मतलब क्या? आप लोग सीरियल्स देखते होंगे, सीरियल्स देखते हैं? नो सर। अरे घर में लोग देखते होंगे, मम्मी, बहन, वेब सीरीज। है ना? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? डेली सोप्स। यस सर। मैं नहाने वाला सोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो एपिसोड आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। दिया और बाती और फलाना और मिर्जापुर। हाँ, मैं मिर्जापुर वेब सीरीज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सभ्यता वाली बात कर रहा हूँ, जो हमारे स्टार प्लस और सोनी पे आता रहता है। सबसे सही केबीसी। पियाल बेला। सबसे अच्छा सर तारक मेहता। ठीक है, ठीक है। आप भाभी जी घर पर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले सवाल एक ही पूछा, लेकिन अपने अपने बाइसिंग और अपने अपने एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से आप अलग अलग जवाब दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ लोग अभी मुझे बताएंगे एक्सट्रैक्शन, एक वेब सीरीज आई थी, मूवी थी सर। सीजन 2 स्टार्टिंग इन। वो तो मूवी थी सर। क्या? नहीं सीरीज थी। एक्सट्रैक्शन। नहीं, हम फैमिली मैन की बात कर रहे हैं। फैमिली मैन सीजन 2 पोस्टपोन हो गया। अब देखो, ये मालूम है पोस्टपोन हो गया, लेकिन तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में आने वाले हैं। नहीं सर, मालूम था। छोटे बच्चों का भी कॉलेज खुलने वाला है, 1 से लेके 5 क्लास के बच्चे भी जाके पढ़ाई करेंगे। तो आप ये 15 फरवरी से। 50% जाएंगे पर उसमें सर। अरे तो आप भी कौन से 100% आ जाएंगे भाई? 100% का मतलब क्या है? 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर सब इकट्ठे पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी क्या है, 3rd ईयर 4th ईयर का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हुआ, ठीक। अब वो खत्म हो, उनका उनका मेन एग्जाम शुरू होगा, आपका जो है प्री एंड एग्जाम शुरू। तो है तो 50% है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग की थिंकिंग में अब हमने क्या कर दिया है कि एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस से रिलेट कर दिया। जैसे आप देखते नहीं, सीरियल जब आता है तो पिछला रिकैप दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि मान वर्ष आपने वो सीरियल ना देखा हो, वो एपिसोड ना देखा हो, तो आप समझ जाइए कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? इससे कॉम्प्लिसिटी कम होती है कि नहीं होती, कि बढ़ जाती है? भाई अगर रिकॉल ना किया जाए, हम लोग भी क्लास पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि पिछले समय पे हमने कहाँ रोका था और अगले समय पे हम कहाँ पहुंच गए हैं,
दोनों में काफी अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके क्लास हफ्ते में कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं क्लास। अगर नॉर्मली देखें एज पर शेड्यूल, होता है कि नहीं होता? तो गैप होता है कि नहीं होता है? तो जब गैप होता है तो हमारा माइंड क्या कर देता है, उसमें और भी तमाम सारी चीजें होती है, जैसे आपकी तमाम सारी क्विज़ेस हो रही होंगी, ठीक है ना? यस सर। तो यहां पर हमने क्या कर रखा है, जैसे आपके मार्क्स जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके आगे चलते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपको 24 नंबर मिले, अगली बार 26 नंबर मिले, तो हम कहेंगे कि आपने इंप्रूव किया है। लेकिन 24 नंबर मिले, अगली बार 21 नंबर मिले, हम आप कहेंगे आपने जो है पढ़ाई कम की है, जबकि दोनों नंबरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2 नंबरों का अंतर ही है। तो ये बात यहां पर हो रही है कि हम एक लेयर का आउटपुट दूसरी लेयर में एज ए इनपुट फीड कर रहे हैं, फिर उसका आउटपुट तीसरी लेयर में एज ए इनपुट फीड कर रहे हैं। क्लियर है ना? जैसे जब आप नए आते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आप लोग का फ्रेश एडमिशन होता है, तो हमको मालूम नहीं होता है कौन लड़का कैसा है, हम किसी के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। वैसे तो सभी पढ़ने वाले होते हैं, इंटरेस्ट की बात होती है सबकी अलग अलग, लेकिन आपके इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जज नहीं कर पाते। जज कब कर पाते हैं बताओ? कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस के साथ। जब क्विज होती है, असाइनमेंट होते हैं, जैसे आप सबमिट करते हो उसके हिसाब से हम लोग जजिंग करना शुरू करते हैं। यानी हमारा पिछला जो आउटपुट आया वो हमारा इनपुट बन जाता है और अगला आउटपुट हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसीलिए यहां एक वर्ड यूज किया गया है, रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या है? बार बार उसी चीज पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। Hence these 3 layers, जो 3 अलग अलग layers आपने देखी थी, that can be joined together such that weight and bias of all hidden layers is the same and into a single recurrent layer. क्लियर है बेटा? यस सर। ना क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये डायग्राम देखो, अब इसमें कॉम्प्लिसिटी है कि नहीं है? सीधे एक इनपुट आया, एक आपका लेयर फंक्शन है। लेयर फंक्शन क्या कर रहा है? जितनी भी लेयर है उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया दे रहा है, और फिर उसके बाद आउटपुट आ रहा है। तो एक तरीके से कॉम्प्लिसिटी और ओवरहेड रिड्यूस हुए कि नहीं हुए भाई? ओवरहेड हमारे रिड्यूस हुए कि नहीं हुए? पहले Yes, sir. को भी याद रखना पड़ता था कि इन आउटपुट इसका क्या है, इस लेयर का क्या आउटपुट आया है। अब उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पड़ रही है? अब उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब नहीं पड़ रही है तो फिर हमारे पास जो ओवरहेड्स है वो रिड्यूस हुए कि नहीं हुए? यस सर। तो यानी अब हम इस आर्किटेक्चर को वहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास उतनी मेमोरी रिक्वायरमेंट ना हो, या हमारे पास उतनी मेमोरी अवेलेबिलिटी ना हो। क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सारी एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं। एम्बेडेड डिवाइसेस में प्रॉब्लम क्या होती है बता सकता है कोई? एक तो लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटेड प्रोसेसिंग होती है, और ज्यादातर पावर बैकअप पे चलते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल भी आपका एक तरह का क्या है? Sir, device. भाई ऐसी डिवाइस है ना जिसमें आपका डेटा
जाएगा, और वो उसमें भी जो आप प्रोसेसिंग करते हो वो कंटिन्यूअस पावर पे तो करते नहीं हो, वो तो नो सर। सेल के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, उसी से यूज करते हो। भाई सेल की पावर को ही तो यूज करते हो। यस सर। तो एम्बेडेड डिवाइस वो ज्यादा अच्छी होगी जो जिसमें पावर कंजम्पशन कम होगा। तो जितने ओवरहेड कम होते जाएंगे उतना पावर कंजम्पशन हमारा कम होता जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। आगे चले। यस सर। अब ट्रेनिंग थ्रू आरएनएन। अब ट्रेनिंग कैसे की जाती है, आरएनएन के साथ ट्रेनिंग कैसे होती है? इट्स अ सिंगल टाइम स्टेप ऑफ द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क। यानी एक टाइम एक इनपुट प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क को, उसके बाद नेटवर्क कैलकुलेट करता है करंट स्टेट को यूजिंग द एंटर्ड इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट। The current that is the initial state become the state 1 for the next time. One can go as many times according to the problem and join the information from all the previous state. जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उतने ज्यादा स्टेप में डिवाइड करके उनके स्टेप्स को जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो हम लोग करते क्या है, बड़ी प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं अश्विन? इससे फायदा क्या होता है कि हमको एट ए टाइम एक छोटे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? यस सर। ठीक है। वंस एक बार हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसको हमने कंबाइंड कर दिया होता है तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माइग्रेट कर सकते हैं। और माइग्रेट करने के बाद जब हमारी सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो हम फाइनल करंट स्टेट को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स एंड फाउंडेशन लेड ऑन द नेटवर्क। जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे रूल्स और रेगुलेशन लगी होती है उसके हिसाब से हम वर्कआउट कर लेते हैं। नाउ द आउटपुट इज कंपेयर टू द एक्चुअल आउटपुट, यानी जो टारगेटेड आउटपुट था। अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तो एरर इज जनरेटेड, एंड इफ द एरर इज then back propagation to the network to the update wait and hence the network is trained. क्लियर है? अगर कोई गलती हुई तो फिर से यही सारा काम करते हैं। तो कब तक करते रहते हैं? जब तक कि हमको हमारा डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन्ड नहीं हो जाता है। अब आपका पहला सवाल होना चाहिए डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? तो डिजायर्ड रिजल्ट ये होता है जिसमें आपका जो फीडबैक आता है फ्रॉम द यूजर वो आता है कि आपने बहुत अच्छा काम, मशीन ने बहुत अच्छा काम किया है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग याद है आपको? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने क्या आपको बताया था कि हर मशीन कोई काम करती है उसके बाद उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मिलता है और खुद वो अपने आप सीखती है उसने क्या गलती की थी और कहां पे गलती की थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? क्लियर सर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में बता रहे थे क्योंकि अभी कुछ बाउंसर चल रहा हुआ हल्का फुल्का। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ये मुझे पहले कवर करना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मली आपके सिलेबस में एज ए न्यूरल नेटवर्क नहीं है।
तो न्यूरल नेटवर्क अगर आप देखिए तो हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए न्यूरॉन यूज होते हैं कि नहीं होते? यस सर। तो न्यूरल नेटवर्क उन्हीं न्यूरॉन का नेटवर्क होता है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। और आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन कितनी फास्टली मूव होती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, होती है कि नहीं होती? होती है ना भैया? यस सर। तो ठीक वही चीज है यहां पे भी कि जब आप यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क को तो देख के, उसी को देख के हम लोगों ने एक अपना न्यूरल नेटवर्क बनाया। जब ह्यूमन ने न्यूरल नेटवर्क बनाया तो उसको क्या कहा गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा गया। ठीक है? और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर कहां से हुआ है? बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से, जिसको कहते हैं गॉड हैज क्रिएटेड। क्लियर है बेटा? And like our biological nervous system uses the brain and process the information, the key element of artificial neural network is the novel structure, is the basic structure of the information processing system। कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर है मेरी बात? अब आगे अगर देखिए तो न्यूरल नेटवर्क में कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टेंड्स टू हैव फीवर कनेक्शन देन बायोलॉजिकल न्यूरॉन। जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं इसमें नंबर ऑफ कनेक्शन, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बहुत सारे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ह्यूमन प्रेडिक्टेबल नहीं है। प्रेडिक्टेबल है कि ये क्या सोच रहा होगा? नो सर। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे जरूरी नहीं मैं प्रेडिक्ट कर पाऊं। तो क्योंकि हम लोग तमाम सारे पैरामीटर्स पे थिंकिंग लगाना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है बेटा? यस सर। ईच न्यूरॉन इन ANN रिसीव अ नंबर ऑफ इनपुट। जो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसमें जितने भी न्यूरॉन होते हैं वो तमाम सारे इनपुट्स को एक्सेप्ट करते हैं। एन एक्टिवेशन फंक्शन इज अप्लाइड टू दीज इनपुट विच रिजल्ट इन एक्टिवेशन लेवल ऑफ न्यूरॉन। भाई किसी इंफॉर्मेशन पे हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन पे हम उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। यानी जो हमारा एक्टिवेशन लेवल है वो तय करता है कि हमारा न्यूरॉन किस तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर है? अब जैसे कल कहीं जो है वो आपने देखा होगा ग्लेशियर फट गया था, फट गया उत्तराखंड सर। चमोली में है। यस सर, उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड में। अब इसमें से कितने लोगों को ज्यादा इफेक्ट लगा उसका बात सुन के? अगर हम जो वहाँ नियर एंड डियर वन वहां होता तो हम ज्यादा इफेक्टेड होते कि नहीं होते? यस सर, दूर है यस तो सर। कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब नॉर्मली हम लोगों ने क्या हुआ, अच्छा NDRF की टीम पहुंच गई है, चलो ठीक है रेस्क्यू हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अपना कोई फंसा होता है, जैसे जैसे जब केदारनाथ में जो हुआ था, प्रलय आई थी, तो हम लोग के कई जैसे
कई लोग गए हुए थे वहां पे, फंस गए थे, तो उनकी जब इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी तो हम लोग जो है अनस्टेबल हो गए थे एक तरीके से। तो ये एक्टिवेशन ही फंक्शन है, जो किसको कितना एक्टिवेट करेगा डिपेंड करेगा कि इंफॉर्मेशन क्या है और उस इंफॉर्मेशन का बेस क्या है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितनी है। क्लियर है? Yes, sir. Then knowledge about the learning task is given in the form of example called training example. आपने देखा होगा पुराने जमाने में कभी भी सीधे तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी। उसमें क्या होता था, आपको एग्जाम्पल दिया जाता था, एग्जाम्पल से आपको डिड्यूस करना पड़ता था कि आपने क्या सीखा। ऐसा होता था कि नहीं होता था भाई? कोई तब क्वांटम वांटम तो चलती नहीं थी कि चलती थी? नहीं चलती थी। तब चलती होगी सर कोई, है चलती होगी सर कोई ना कोई। बेटा, आपने देखा होगा पहले गुरुकुल चलता था। गुरुकुल में लोग श्लोक लोग सुनाते थे और उस तरीके से पढ़ाई करते थे। कहानियों से आप सीखते थे, एनालॉजी जिसे कहते हैं, लर्निंग थ्रू एग्जांपल्स। कि ऐसा हुआ, बताओ इसमें इन्होंने क्या गलत किया। ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन आजकल क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट चीजें बताने की कोशिश करते हैं। कौन गारंटी क्या क्या बात समझ बात का दे क्या हुआ? आज हमसे बात करा दे आकाश, आकाश कोई प्रॉब्लम? तो नॉलेज अबाउट द लर्निंग टास्क, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में नॉलेज हम लोगों को मिलती रहती थी। क्लियर है? Yes, sir. द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज स्पेसिफाइड। इसके अंदर कुछ पार्ट होते थे। सबसे पहला पार्ट होता था न्यूरॉन मॉडल। इट्स अ बेसिक मॉडल कि इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, लाइक इन द नेचुरल न्यूरॉन। जो नेचुरल न्यूरॉन होते हैं उसमें जिस तरह से वर्कआउट करना होता है वह उसी तरीके से एएनएन में भी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी एक न्यूरॉन मॉडल होता है। क्लियर है? इसके बाद ठीक है, दूसरी चीज क्या होती थी, आर्किटेक्चर। जो न्यूरॉन का आर्किटेक्चर है वो कैसे कनेक्ट हुआ है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कैसे है, उसके बीच में वेट कैसे हुआ है। वेट का मतलब क्या होता है कि हम कोई डिसीजन ले रहे होंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई जो है हमारे बेसिस होंगे, कुछ ना कुछ हमने कैलकुलेशन किया होगा तभी वो डिसीजन ले रहे होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वेट का मतलब यही चीज हो गई कि ऐसा क्या हमने यूज कर रखा है जिसके हिसाब से हम ये डिसीजन कंटिन्यू करें या डिसीजन हम कैरी करें, ये परफॉर्म करें कि ये डिसीजन हमने लिया। भाई कोई चीज आपको पिक करनी होती है तो उसको पिक करने या ड्रॉप करने के पीछे आपका कोई ना कोई रीजन होता है कि नहीं होता है? क्या आपने इस चीज को क्यों चूज किया? Yes, sir. होता है. Yes, sir. तो वो पीपल टू पीपल वेरी करता रहता है। जैसे हमारे लिए कोई और रीजन होगा, आपके लिए कुछ और रीजन होगा, सबके लिए अलग अलग रीजन वेरी करता रहता है। तो ये जो वेरिएबल रीजंस हैं इनको पता करने के लिए हम क्या करें, किस तरीके से करें, तो उसके लिए जो यूज होता है वो होता है आर्किटेक्चर। और
फिर होती है एल्गोरिथम, जिस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आप डिसीजन को फॉलो करते हैं। हर जगह कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस लेने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एल्गो मान लीजिए वही रूल्स हैं जिसके ऊपर आप डिसीजन बेस करके लेने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। The aim is to obtain a neural network that is trained and generalized, that will take a decision depending upon the values। मतलब ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो सबके लिए सबके लिए जो है बेनिफिशियल हो और सब उस डिसीजन को एग्री करें। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया बेसिक न्यूरल नेटवर्क का। इसके बाद अब एक डायग्राम आप देखेंगे या कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? द न्यूरॉन इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। इसमें कुछ चीजें कंसिस्ट करती हैं। सबसे पहली चीज क्या कंसिस्ट करती है? सेट ऑफ लिंक्स। मतलब दो लेयर्स के बीच में लिंक क्या है, and that is described about the neuron input with weight। यानी जो काम हम करने जा रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, और उन सारे लॉजिक को कंबाइन करने के लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं एडर फंक्शन, जो कंप्यूट करता है इन सब इंफॉर्मेशंस को। क्लियर है? यस सर। तो जो एडर फंक्शन होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल वेट एंड इनपुट टुगेदर, एंड देन देयर इज एन एक्टिवेशन फंक्शन फॉर लिमिटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यूरॉन आउटपुट विच इज डिनोटेड बाय द बीटा या बी। क्लियर है? अब यहां पर देखो एक डायग्राम है, ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। यानी इसी पर बेस करके हम अपना डिसीजन फ्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास एक x1 इनपुट आया, एक x2 इनपुट आया, एक x3 इनपुट आया, या इस तरह से करके xn तक के हमारे पास इनपुट आ गए। मतलब जितने इनपुट अलग अलग आने थे वो आ गए। अब हम कौन सा डिसीजन लेंगे इस पर बेस करता है कि कौन सा डिसीजन लेने पे हमारी क्या कॉस्ट लग रही है, क्या हम पर इफेक्ट पड़ेगा डिसीजन का। ये करता है कि नहीं करता है? डिपेंडेंसी है कि नहीं है बेटा? है बेटा? तो जो अलग अलग वेट हो गए उसके बाद इनको समेशन करने के लिए हमने एक फंक्शन लगाया जिसको समिंग फंक्शन कहते हैं, कि फाइनली हम कौन सा इनपुट लेकर उसमें क्या आउटपुट देने जा रहे हैं। और उसके बाद एक बायस फंक्शन आता है जिसमें बायसिंग, आप किसी पे वीटो लगाते हैं, भले ही वो उसकी उतनी प्रायोरिटी ना हो, पर आप अपना वीटो लगा के उसको कहते हैं कि हाँ यही काम हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई इम्तिहान पोस्टपोन हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि उसकी तैयारी आप बेटर कर लेते हैं? मान लीजिए आज एग्जाम होना था और किसी कारणवश वो बढ़ गया और आप आज प्रिपेयर हुए बगैर चले गए थे, तो क्या अगली बार जब एग्जाम होगा तो आप प्रिपेयर होके जाएंगे? यस सर। ऐसा सोचते हैं प्रिपेयर होके जाएंगे, लेकिन फिर से उसी हालात में आ जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद देखा जाएगा।
और फिर जब 2 दिन बाद भी जाते हैं तो उसी हालात में होते हैं, काश 2 दिन और बढ़ गए होते तो हम पढ़ लिए होते। कई लोग कोशिश करते हैं, जैसे आईआईटीज है कि पहले अटेम्प्ट में निकाले, दूसरे अटेम्प्ट में निकाले, नहीं तो 1 साल 2 साल बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है ना, तो वो सबका अपना अपना सोच है। मेरी सोच ये है कि भाई अगर मुझे आईटी के लिए तैयारी करनी तो मैं इंजीनियरिंग भी करता रहूंगा और आईटी की तैयारी भी करता रहूंगा। अगर निकल गया तो 1 साल हमारा समझ लो रिवीजन हो गया और हमने आगे यूज कर लिया। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन हमको क्या करता है, हमारे डिजायर्ड आउटपुट तक के हमको ले आता है। क्लियर है इतनी बात? सर अब की बार जेई मेंस के लिए 22 लाख फॉर्म सबमिट हुए हैं। अब आप समझ लो। नीट से भी बड़ा एग्जाम हो वो गया। हटा दिया जाए ना सर, 10 लाख बच्चे पढ़े हैं इस बार। क्योंकि यूपीसी भी नहीं 70% वाला होगा हटा ना। दिया जाए ना। यूपीटीयू भी हटा दिया गया है। हाँ, यूपीसी नहीं होगा, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। सबको कंबाइन करके एक ही हो रहा है। जो कुछ भी होना है वो होना किससे है, वो आपका जो है जेईई मेंस से होना इसीलिए 4 बार कराया जा रहा है। है, इसलिए चीजें आपकी बढ़ रही हैं। फिर भी सर 22 लाख बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना बेटा? तो ये क्लास चला रहे हैं। ये आपका जो है न्यूरल नेटवर्क जो है, एक क्लास चल रहा है भाई। हेलो जी मैम। मैम मैम क्लास चल रहा है मैम। जी मैम। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आपको? यस सर, टाइम भी हो ये गया। न्यूरॉन का डायग्राम है पूरा। अब यही न्यूरॉन आपका रेकरेंट नेटवर्क में भी यूज हो सकता है और कन्वेंशनल नेटवर्क में भी यूज हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, टाइम खत्म हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इतनी बात समझ में आई मेरी? यस सर। अच्छा, एक आपकी लंच टाइम में एक 5 मिनट की सरप्राइज आएगी भाई, करके आप मुझे जमा कर दीजिएगा, ठीक है? कितने बजे सर? 1 बजे? अभी हाँ, कर दीजिए ना सर। अभी नहीं सर करेंगे। उसमें क्योंकि मैथ की क्लास होती ना सर, एक्स्ट्रा रखे थे सर, इसीलिए अभी कर लीजिए सर। क्या? सर मैथ वाले सर थोड़ा टाइम टाइम ले लेते हैं, तो सर टाइम नहीं बचता, इसलिए अभी ले लीजिए। देखते हैं। और एक बात और याद रखिए, कल आपकी चौथी क्लास मैंने ले रखी है पहले से ही। ओके सर। कोई कहे तो कहे ना आज सर ने ले लिया है। ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। चल रही है।